दिल्ली और कर्नाटक में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना को लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही है। दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक में कोरोना और ओमाइक्रोन के संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद राज्यों ने कोरोना नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। दिल्ली और कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दोनों राज्यों में ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर बात दिल्ली की करें तो यहाँ जरूरी सेवाओं वाले कर्मचारियों के अलावा वो लोग जिनके पास किसी जरूरी काम के लिए ई पास होगा, उन्हें ही वीकेंड कर्फ्यू में आवाजाही की इजाजत होगी। मेट्रो में 100% क्षमता के साथ लोग बैठ सकेंगे। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर जाने और आने वालों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही जिनके पास वैलिड ट्रेन या बस का टिकट होगा, वो ही स्टेशन से घर या घर से स्टेशन तक आ जा सकेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में जिम, थिएटर और मॉल को भी 50% क्षमता के साथ ही खोलने के निर्देश दिए गए हैं। और महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कोरोना को लेकर के क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कोरोना वायरस की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमाइक्रोन का प्रकोप झेल रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए बीएमसी ने परिसर सीलिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अगर बिल्डिंग या इमारत के विंग में फ्लैट की संख्या के 20% से ज्यादा लोग कोरोना के रोगी मिलते हैं तो पूरी इमारत या उसके एक हिस्से को सील कर दिया जाएगा। इससे पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया था कि मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र के पुणे की बात करें तो यहाँ नो वैक्सीन नो एंट्री कैंपेन की आज से शुरुआत की जा रही है। यहाँ बिना 2 डोज वाले लोगों को मॉल, सिनेमाघर और सरकारी दफ्तर और होटलों में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। और यूपी में भी कोरोना नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या फैसले लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की एक अहम बैठक ली है। कोरोना को देखते हुए इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि फिलहाल यूपी में वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में कोविड संक्रमितों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। इसके अलावा इस बैठक के बाद यूपी में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि मकर संक्रांति तक क्लास 10 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी जनपदों में बने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 24/7 एक्टिव रखा जाएगा। साथ ही पहले की तरह यहां नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस बैठक में डॉक्टरों का पैनल भी मौजूद रहेगा। और सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एहतियातन यहां की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, दिखाते हैं आपको। बिहार में भी लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान करते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि ये कोरोना कर्फ्यू रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिम, पार्क और मॉल्स को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी पटना के NMCH अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। मंगलवार को फिर NMCH में 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। NMCH की बात करें तो यहां अब तक कुल 227 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका असर अस्पताल में इमरजेंसी और OPD सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। और कोरोना के खतरे के बीच चुनावी रैलियों को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे थे और इसको लेकर के चुनाव आयोग भी आज कोई बड़ा फैसला ले सकता है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। इसको लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग की एक अहम बैठक हुई है। मंगलवार को हुई चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और कई अधिकारी शामिल हुए। चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद आज होने वाली एक और बैठक में रैलियों को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को और भी सख्त कर दिया जाएगा।
साथ ही आयोग ये भी फैसला ले सकता है कि मतदान कराने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हों। सूत्रों की माने तो मतदाताओं की दोनों डोज के फैसले को चुनाव आयोग फिलहाल लागू नहीं करेगा। और कोरोना के जो केसेस हैं वो ओमाइक्रॉन केसेस गुजरात और राजस्थान को भी डरा रहे हैं। गुजरात और राजस्थान में कोरोना क्या कहर बरपा रहा है, देखिए रिपोर्ट में। कोरोना के कहर से राजस्थान भी अछूता नहीं है। जोधपुर के पीपाड़ क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में 19 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली पहली से 8वीं तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। उसके बाद जोधपुर में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर के नगर निगम उत्तर और दक्षिण में आने वाले पहली से 8वीं तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात गुजरात की करें तो यहां पर कोरोना के 2265 केस दर्ज हुए हैं, जो कि 29 मई 2020 के बाद पहली बार सबसे ज्यादा आए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 1290 केस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद में एक दिन में कोरोना के मामले डबल हो चुके हैं। इसके अलावा सूरत में 424, गांधीनगर में 57 और वडोदरा में 94 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में ओमाइक्रॉन के 2 नए केस भी दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं। पंजाब के अपने इस पहले दौरे में पीएम मोदी यहां के लोगों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी अपना पहला दौरा करने वाले हैं। आज पीएम मोदी फिरोजपुर जा रहे रोड के प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वे फिरोजपुर में रैली में शामिल होंगे। खबरों की माने तो पीएम मोदी की इस रैली का कई किसान संगठन विरोध भी कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि अभी भी किसानों की कई मांगे पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा कई और किसान यूनियन भी मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं। और सीडीएस बिपिन रावत के चॉपर क्रैश के मामले में आज एक्सपर्ट जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में प्रेजेंटेशन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्राई सर्विस जांच दल प्रेजेंटेशन के साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और 12 जवानों का निधन हो गया था। इसके बाद वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दिए थे। जांच दल का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं और इसमें सेना और नौसेना के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जाने वाली प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के मचे बवाल के बीच आज इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। इसको लेकर सीजेआई की तरफ से ही 3 जजों की बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना शामिल होंगे। दरअसल मेडिकल पीजी दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण के लिए अधिकतम आय की सीमा 8 लाख रुपए सालाना रखे जाने पर कोर्ट के सवाल के बाद ही काउंसलिंग रुकी हुई है, जिसका डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल भी की थी। और हमारी इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ हुई है। चंदगाम इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं सुबह। प्रदीप, इस जॉइंट ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, चंदगाम का इलाका है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि साउथ कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पे अभी खबर मिली है कि एनकाउंटर शुरू हो चुका है। जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चला कि यहाँ पे 2 आतंकवादी छुपे हुए, उन्होंने इलाके की घेराबंदी की। इलाके की घेराबंदी करने के दौरान आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई है और उसके बाद से जवाबी फायरिंग की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से।
और अभी एनकाउंटर जारी है। 2 के करीब आतंकवादी अंदर छुपे हुए बताया जाता है और उनके पास काफी हथियार और गोला बारूद भी है। कोशिश है आतंकवादियों की कि ग्रेनेड मार के किसी तरीके से कॉर्डन को तोड़ के भागने की, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से घेराबंदी इतनी स्ट्रांग की है कि आतंकवादी वहां से भाग न निकले। और आपको याद होगा कि पिछले 36 घंटों में 4 के करीब आतंकवादी मार गिराए हैं, जिसमें से एक लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है और दूसरा एक पाकिस्तानी टेररिस्ट भी है। तो लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती जा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो जिस भी आतंकवादी ने सर उठाने की कोशिश की है उसका सर कुचल कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो प्रेशर है बढ़ाया जा रहा है आतंकवादियों में, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे अमन और अमान रहे, किसी भी किस्म की किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आतंकवादी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, गतिविधियां तेज करने की कोशिश है, लगातार इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश है, कभी नॉर्थ ऑफ न्यू पंचाल, कभी साउथ ऑफ न्यू पंचाल में, और इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हथियार स्मगल कराने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन अभी तक किसी भी सूरत में वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि काफी जगह पे शौकत से हमारी फौज और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जितनी भी कोशिशें नाकामयाब होती जा रही है। चलिए ठीक है, एनकाउंटर का इस ऑपरेशन पर आप नजर बनाए रखिएगा। आज आगे भी जानकारी आपसे प्रदीप लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब सुपर 30 में आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या दिन भर बड़ी खबरें रहने वाली हैं। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच आज पीएम मोदी का दौरा है। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कैप्टन अमरिंदर भी मौजूद रह सकते हैं। पीएम मोदी पंजाब को आज 42,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आज से हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंथन शुरू होगा। आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज से 7 जनवरी तक चलेगी। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। घाटकेसर के विद्या विहार स्कूल कैंपस में होने वाली बैठक के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संघ की समन्वय बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा। संघ ने अपने पोस्टर में हैदराबाद का नाम भाग्यनगर लिखा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्राई सर्विस जांच दल आज प्रेजेंटेशन के साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही उनकी पत्नी और 12 जवानों का निधन हो गया था, जिसकी जांच के लिए वायुसेना ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में टीम बनाई थी, जिसमें सेना और नौसेना के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सीजेआई ने 3 जजों की बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना शामिल हैं। दरअसल मेडिकल पीजी दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण के लिए अधिकतम आय सीमा 8 लाख रुपए सालाना रखे जाने पर कोर्ट के सवाल के बाद काउंसलिंग रुकी हुई है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल भी की थी। और चलिए बुलेटिन में नजर डालते हैं कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। कोरोना के साथ ही भारत में ओमाइक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में ओमाइक्रॉन के केस 1900 के पार पहुंच गए हैं। इन सब में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के जहां 653 मामले हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में ओमाइक्रॉन के केस 351 के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली और कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। दोनों राज्यों में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में जरूरी सेवाओं वाले कर्मचारियों के अलावा वो लोग जिनके पास किसी जरूरी काम के लिए ई पास होगा, उन्हें ही वीकेंड कर्फ्यू में आवाजाही की इजाजत रहेगी। मेट्रो में 100% क्षमता के साथ लोग बैठ सकेंगे। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर जाने और आने वालों को अनुमति होगी। वहीं कर्नाटक में जिम, थिएटर और मॉल को भी 50% क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना केस बढ़ने के बाद सख्ती लगाई जा रही है। बीएमसी की नई गाइडलाइन के तहत किसी बिल्डिंग में अगर फ्लैट्स की संख्या के 20% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं तो उस इमारत को सील कर दिया जाएगा। मेयर किशोरी पेडनेकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मुंबई में स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। उधर पुणे में नो वैक्सीन नो एंट्री कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। यहाँ बिना 2 डोज वाले लोगों को मॉल, सिनेमाघर और सरकारी दफ्तरों के अलावा होटल में आने की परमिशन नहीं होगी। यूपी में फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ मीटिंग में कई अहम फैसले लिए हैं। जिन जिलों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। वहीं यूपी में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। सीएम की बैठक में फैसला हुआ है कि 10वीं तक की क्लासेस मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दी जाएंगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 24/7 एक्टिव रखा जाएगा। बिहार में 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि कर्फ्यू रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा जिम, पार्क और मॉल्स को भी बंद कर दिया गया है। उधर पटना के NMCH अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ मंगलवार को फिर 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक कुल 227 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसका असर अस्पताल में इमरजेंसी और OPD सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। रैलियों को लेकर आयोग की ओर से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और सख्त किए जा सकते हैं। वहीं मतदान में शामिल होने वाले कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। उधर कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में रैलियों, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। वहीं यूपी में नए मतदाताओं को लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ओमाइक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इस बीच फ्रांस में वैज्ञानिकों ने एक और नए वेरिएंट IHU का पता लगाया है, जो ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। B1.640.2 यानी IHU वेरिएंट के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह टीका लगवा चुके और एक बार संक्रमित हुए लोगों को भी शिकार बना सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस वेरिएंट के 46 म्यूटेशन हो सकते हैं, जो ओमाइक्रॉन के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। कोरोना के केस इन दिनों शिक्षण संस्थानों में भी बढ़ने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 छात्र संक्रमित हो गए हैं। पंजाब के लुधियाना में भी DMC नर्सिंग कॉलेज के 41 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 14 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उधर राजस्थान के जोधपुर में पिपलाड के नवोदय विद्यालय में भी 19 बच्चे संक्रमित मिले हैं। कोरोना पर काबू के लिए वैक्सीन का कॉकटेल देने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन कॉकटेल पर केंद्र अपनी नीति साफ करेगा। 10 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगने वाली है। हालांकि अब तक ये तय नहीं है कि क्या इसमें वैक्सीन कॉकटेल का इस्तेमाल यूनिट बूस्टर के रूप में किया जाएगा। राज्यों के साथ ताजा ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा हो सकती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर देश की राजनीति में इस वक्त क्या कुछ खास चल रहा है। यूपी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार जनवरी के दूसरे हफ्ते से ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यूपी में सियासी बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर ने PM मोदी और CM योगी को लेकर विवादित बयान दिया है। राजभर ने वाराणसी में कहा कि मोदी और योगी के लाल सांड से लोग परेशान हैं। यूपी में सांड 2 किस्म के हैं, छोटका सांड को गोरखपुर और बड़का सांड को गुजरात भेजना है। यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान ओवैसी ने मोदी योगी के साथ ही अखिलेश और राहुल पर भी निशाना साधा है। मुरादाबाद में ओवैसी ने कहा कि मोदी, योगी, शाह, राहुल और अखिलेश सभी मिलकर ये बताएं कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू कौन है।
ओवैसी ने यूपी के सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी, योगी, राहुल गांधी, अमित शाह, अखिलेश यादव एक साथ बैठ जाएं और ये तय करके बताएं कि आखिर इनमें से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। और चलिए अब देखते हैं राज्य की कुछ बड़ी खबरें। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर हमला कर दिया। इस हमले में पूर्व विधायक की जान बाल बाल बची, लेकिन नक्सलियों ने उनके 2 बॉडीगार्ड की हत्या कर दी। ग्रामीणों की माने तो नक्सलियों ने दोनों बॉडीगार्ड को चाकू से गला रेत कर मार दिया। नक्सली पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। नक्सलियों की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पूर्व विधायक किसी तरह जान बचाकर सोनुआ थाना पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। यूपी के बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार से नाराज होकर खुद को एक कमरे में बंद कर दिया और अनशन शुरू कर दिया। आरोप है कि नवोदय विद्यालय के इन बच्चों ने प्रिंसिपल से स्कूल में बेकार खाना मिलने की शिकायत की, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ ही इन बच्चों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार करता है बल्कि जातिवाद भी करता है। झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। घटना बेसराजारा गांव की है। यहां मंगलवार को ग्रामीणों ने एक युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना के बाद मौके पर तनाव है। काफी संख्या में पुलिस के जवान घटनास्थल पर मौजूद हैं। गांव वालों का आरोप है कि मारा गया शख्स संजू प्रधान लकड़ी चोरी करता था। मृतक के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ग्रामीणों ने युवक को घर से बाहर निकाला और उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। बुल्लीबाई केस को अब दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल की स्पेशल यूनिट IFSO अब इस मामले की जांच करेगी। वहीं मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांद्रा कोर्ट ने आरोपी को 10 जनवरी तक पुलिस की कस्टडी में भेजा है। उधर बुल्लीबाई केस को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। और अब डालते हैं दुनिया की खबरों पर कुछ नजर। यमन में संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। यहां के मरीब शहर के पास हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच टकराव में पिछले 24 घंटों में करीब 200 लोगों की मौत हुई है। इनमें हूती लड़ाके और गठबंधन के सैनिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से किए गए हवाई हमलों में 125 से ज्यादा हूती विद्रोहियों की जान गई है। वहीं इस संघर्ष में सऊदी अरब के समर्थन वाले सरकारी बलों के 70 जवानों की भी मौत हुई है। अर्जेंटीना में पेटागोनिया के जंगल पिछले कई हफ्तों से आग में धधक रहे हैं। यहाँ के न्यूकेन, रियो नेग्रो प्रांत में जंगलों में भीषण आग लगी है। दोनों प्रांत में जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक जंगल की आग बुझाने पर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। अब जंगल की इस आग से यहाँ मौजूद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर खतरा मंडराने लगा है। आग की लपटें धीरे धीरे साइट की तरफ फैलती जा रही हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में इन दिनों भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बर्फबारी के चलते हाईवे पूरी तरह जाम हो चुके हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते वाहनों को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ कैपिटल हिल बिल्डिंग के आसपास पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपट गया है। यहाँ लोग बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अमेरिका के कई इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने लड़कियों के लिए मैराथन का आयोजन किया। बीजेपी ने मैराथन को लेकर के कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जीतने वाली लड़की को जो स्कूटी दी है वो टूटी हुई थी और उसका लॉक भी नहीं लगता था। यानी कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस सत्ता के साथ भी और सत्ता के बाद भी। अब बरेली में मैराथन के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। डीएम के आदेश पर महामारी अधिनियम के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज कर दिया गया है। सर इसमें सर ये मतलब टूटा हुआ था, इसमें वेल्डिंग वगैरह करी हुई थी। इसके मतलब सारा इसमें लॉक भी नहीं लग सकता, लॉक नहीं लग पा रहा है। इतना लगता है मतलब लग नहीं पा रहा ढंग से। ये इधर से मतलब इसमें ये भी नहीं है,
ये कुछ अभी इसमें है नहीं, हेलमेट वगैरह मतलब कागज वगैरह सारे कुछ भी नहीं है। ये इधर भी है, बस ये दिक्कत है इसके बोल्ट वगैरह सारे ये निकले हुए हैं, ऐसे अलग था। ये बिल्कुल ही अलग है, टूटा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल यहाँ से इसमें मतलब टूटा हुआ तो पहले से था, पर इसमें वेल्डिंग करा के थोड़ा जोड़ दिया था, फिर वो अपने आप उससे चिपका दिया है, मतलब इधर ये इससे पोस्टर से चिपका रखा है, ऐसे ऐसे हो रखा है। इधर से भी बोल्ट वगैरह सारे अलग हो रहे हैं। तो दरअसल लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के तहत कांग्रेस महिलाओं के आसरे उत्तर प्रदेश फतह का सपना देख रही है, तो इस मैराथन में लड़कियां ही बुलाई गई थी। लेकिन संवेदनहीनता का आलम यह रहा कि बच्चियों की भारी भीड़ के लिए कायदे के इंतजाम तक वहां पर नहीं किए गए थे, तो भगदड़ मच गई। और हद ये हो गई कि भगदड़ के बाद कांग्रेस की पूर्व मेयर ने संवेदनहीनता से भरा एक और बयान दे दिया। सुनिए। एक तरफ प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मैराथन में हुई भगदड़ में बेटियां घायल हो रही हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी बेटियों के साथ खड़े होने का वादा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मैराथन में सड़क पर गिरी लड़कियों का हाथ थामने कोई नहीं आया। बरेली में कांग्रेस द्वारा आयोजित मैराथन में भगदड़ मच गई। सुबह करीब 10 बजे मैराथन में हिस्सा लेने के लिए भारी मात्रा में लड़कियां इकट्ठा हो गई। मैराथन शुरू होते ही सामने की कतार में खड़ी लड़कियां गिर गईं और पीछे से आती लड़कियों के नीचे दब गईं। मैराथन में मची भगदड़ में कई लड़कियां सड़क पर गिरने की वजह से घायल भी हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए भेजना पड़ा। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सब के सब चुप्पी साधे बैठे रहे। घटना पर बोलने आई कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, लेकिन इन्होंने भी बेतुका बयान दे दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियां हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। खैर, मैराथन में मची भगदड़ में किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन यहाँ खतरा चोट से कहीं ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस के इस मैराथन पर सवाल कोरोना की वजह से उठ रहे हैं। कोरोना काल में जब देश भर में 37,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, खुद यूपी में बीते 24 घंटे में 570 केस सामने आए। ऐसे समय में सिर्फ वोट के लिए लोगों की जान को जोखिम में डालना कितना जायज है? एक मैराथन के नाम पर कांग्रेस पार्टी भले ही चंद वोट बटोर ले, लेकिन अगर इस भीड़ की वजह से कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ तो खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और देवबंद में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर अखिलेश यादव और उनका राज ही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म की बात सिर्फ और सिर्फ योगी और बीजेपी ही कर रहे हैं। दरअसल जिसे जब भी जहां भी मौका मिलता है वो इस सियासी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जरूर करता है। अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार आने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कही कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे,
और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। और देवबंद में जो एटीएस सेंटर बन रहा है उसका जो संदेश है वो क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया जा रहा है या फिर इसमें कोई सियासी संदेश भी छुपा हुआ है, खास करके तब जब उत्तर प्रदेश चुनावी दहलीज पर खड़ा हो, जब यूपी की जनता अपनी सत्ता और अपना सीएम चुनने जा रही है। एटीएस सेंटर के पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब देवबंद में एटीएस का एक नया सेंटर खोलने का निर्णय किया है। एटीएस के नए सेंटर खुलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे इनपुट्स पर नजर रखने में आसानी होगी और आतंकी जो सिंपथाइजर हैं उन पर नकेल डालना आसान होगा। देवबंद जिस सहारनपुर में आता है, न सिर्फ यहाँ की आबादी मुस्लिम बाहुल्य है बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की करीब 30% आबादी है। धर्म का ये वही कांटा है जहाँ बीजेपी का हिंदुत्व का हथियार काम करता है। पिछली बार इसी मामले का इस्तेमाल कर बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 110 में से 88 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड के बाद नुकसान की आशंका है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम के आजमाए गए अस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।